हेलो एवरीवन, वेलकम टू सप्तगुरु ज्ञान चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमए हिस्ट्री का MHI 9 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र और राष्ट्रवाद, नेशन एंड नेशनलिज्म। इस चैप्टर के टोटल 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को समझना। उसके 2 सबटाइटल्स पॉइंट्स हैं। पहला है राष्ट्रवाद का प्रश्न, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य को परिभाषित करना। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद के सिद्धांत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, राष्ट्रवाद के सिद्धांत क्या थे, वो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत और एक है आधुनिकतावादी सिद्धांत। उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करें। सब पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला हमारा पॉइंट है परिचय। चैप्टर में क्या है इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ चलने वाला एक महान और एक लंबा संघर्ष था। किसी व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और विचारधारा ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का एक ही लक्ष्य होता है, एक है साम्राज्यवाद का विरोध करना और दूसरा है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। राष्ट्रवाद को राष्ट्र के आंदोलन, विश्वास, व्यवस्था, भावना तथा जुनून से जोड़ लिया था और राष्ट्रवाद भारत सहित एशिया, अफ्रीका के अलावा संपूर्ण विश्व के अनेक देशों में फैला था जहां ब्रिटिश उपनिवेश शासन था या फ्रांसीसी उपनिवेश शासन था। हमारा दूसरा पॉइंट है राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को समझना। 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में छोटे समुदाय बड़े समुदाय में परिवर्तित हुए और नए समुदाय में नए रिश्ते तथा एकजुटता देखने को मिली और एक नए वर्ग का उत्पत्ति हुई जिसको हम अभिजात वर्ग भी कहते हैं। इसकी 2 खासियत यह थी कि सबसे पहले समूह और व्यक्ति एक दूसरे से अपरिचित थे, परंतु वे खुद को एक राष्ट्र के रूप में समझते थे। मतलब कि ऊंच नीच जातिवाद का हम देखते ही हैं भारत में, वो पहले भी वही था, लेकिन लोग समान भाषा, समान विचारधारा के कारण वो एकजुटता देखने को मिल रही थी और वह स्वराज्य की, अपने राज्य की, जहाँ पे उनका खुद का शासन हो, उसकी मांग करने लगे थे। उसके बारे में 2 जानों की विचारधाराएं हैं। पहले है बेनेडिक्ट एंडरसन। इन्होंने इन समूहों को राष्ट्र परिकल्पित समुदाय कहा। नए समूह तथा समुदाय ने इस बात पे बल दिया कि उनका प्रतिनिधि राज्य होना चाहिए, मतलब कि उन्होंने राज्य की मांग की। दूसरा है एर्नेस्ट गैलर का कहना था कि राष्ट्रवाद प्राथमिक राजनीति और राष्ट्रीय एकता के इकाई के एक समान होना चाहिए, जहां पे संस्कृति तथा बल पर अधिक बल देते हैं और राष्ट्र मानव की प्रतिबद्धताओं, संपन्नों तथा एकजुटता का परिणाम है। मतलब कि जो लोग एक साथ होके राज्य के बारे में सोच रहे हैं वो इन्हीं कारण से है क्योंकि उनकी जो संस्कृति है वो सेम है। प्रतिद्वंदता मतलब कि जिनके द्वारा उनको विचारधाराएं दी जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है राष्ट्र राज्य के बारे में, राज्य के बारे में, वो एक जाने हैं, जिसके कारण एकजुटता देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने स्वराज्य की मांग की थी और लोगों को स्वराज्य के बारे में व्याख्या भी की थी। बट इस चैप्टर में हमें उनके बारे में नहीं लिखना है। इसमें हमें सिर्फ उन जो लेखकों ने विचारधाराएं पेश की हैं उन्हीं के बारे में हमें वहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है राष्ट्र और राष्ट्र राज्य को परिभाषित करना। उसमें हम लिखेंगे कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का प्रयोग नस्ल या कबीले के रूप में होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 लेखकों की विचारधाराएं सबसे पहले आ जाती है अर्नेस्ट रेनान, जिनका कहना था कि राष्ट्र की नस्लीय तथा प्राकृतिक परिभाषा को रद्द कर दिया और इनका मानना यह था कि राष्ट्रों के ऐतिहासिक निर्माण और राष्ट्रों का निर्माण इच्छा तथा चेतना पर आधारित था। वे राष्ट्रों का निर्माण प्राकृतिक सीमाओं जैसे नदी, पहाड़, समुद्र द्वारा होता है, इस धारणा को अस्वीकार करते हैं। मतलब कि वो इस चीज को अस्वीकार करते हैं कि राष्ट्रवाद वहीं तक सीमित है जहाँ पे उस देश की सीमाएं हो, पहाड़ हो, समुद्र तक हो, मतलब प्राकृतिक सीमाएं हो, मतलब कि उसके बाहर जो होता है वो राष्ट्रवाद वहाँ पे खत्म हो जाता है। इस चीज को वो अस्वीकार करते हैं। उसके बाद आता है जोसेफ स्टालिन। यह रेनान की परिभाषा के विरोधी थे और स्टालिन ने राष्ट्र के लोगों की एक
स्थायी समुदाय की ऐतिहासिक रचना बताया जो समान भाषा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक बनावट के आधार पर संगठित होता है। इनका मानना ये था कि अगर कुछ इलाके के लोग सेम भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उनके आर्थिक क्रियाकलाप एक हैं, जो वो विचारधारा रखती है वो सेम है, तो वो मतलब कि वो राष्ट्रवादी कहलाते हैं। ठीक है, जोसेफ स्टालिन का ये कहना था। उसके बाद आता है अर्नेस्ट गैलरर। उनका मानना ये था कि राष्ट्रों का निर्माण राष्ट्रवाद से होता है, मतलब कि अंदर से ही राष्ट्रवाद की जो विचारधारा आता है उससे ही राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा के माध्यम से ही भारत राष्ट्र स्वयं निर्मित हो गया था। मतलब कि पहले भारतीयों को कुछ पता नहीं था कि भाई हमारा खुद का राष्ट्र होना चाहिए। जब अंग्रेजों ने आके इन पे जुल्म किए, इनको गुलाम बनाया, इनसे काम करवाया गया, इनके संसाधनों का दोहन किया, देन इनके बाद उनको सोच में, विचार में परिवर्तन आया और उन्होंने राष्ट्र के बारे में जानने के बारे में सोचा और वो एक राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है राष्ट्रवाद के सिद्धांत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। लगभग 4 चुनौतियां हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। सबसे पहले औद्योगिक समाज का निर्माण, मतलब कि उपनिवेशवाद जब स्थापित हुआ तो अंग्रेज वहाँ से मशीनीकरण लेकर आए, औद्योगिकवाद लेकर आए, जिसकी वजह से पहले जो हमारा समाज कृषि आधारित था वो उद्योगिक की तरह मतलब मजदूर बनने लग गए थे। किस तरीके से, इसमें नए राष्ट्रीय समुदाय के उद्देश्य से कृषि समाज था जिसमें औद्योगिक परिवर्तन हुआ तथा एक नए सामाजिक ढांचे का निर्माण हुआ जिसे औद्योगिक समाज का नाम दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राष्ट्र का निर्माण अंतर्निहित था। जैसे औद्योगिक समाज में परिवर्तन आया जिससे विभिन्न मानव समुदाय का कच्चा माल साफ सुथरा, मनकों को खरा, बिल्कुल घर में तैयार बड़े राष्ट्रीय समुदाय के बनाए गए उत्पादों में तब्दील हो गए। मतलब कि पहले जो हमारे भारत में हस्तलिपि, हस्तशिल्प, जो हाथों से बनी हुई जो कारीगरी के सामान बिकता था उसका वो खत्म हो चुका था। इन्होंने उसको अंत करने के बाद जो वहाँ से बनकर आती थी नवनिर्मित, जो सस्ती मिलती थी, उनको लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसका हस्तशिल्प उद्योग का अंत हो गया। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद को उद्योगवाद से जोड़ने में समस्या, कि राष्ट्रवाद को उद्योगवाद से किस तरीके से जोड़ा गया। उद्योगवाद केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित था, जबकि 18वीं से 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और दोनों का फैलाव एक दूसरे से अलग था। आप देखते होंगे कि जो अंग्रेज जो आए थे उन्होंने हमारे भारत से सामान जो भी था, संसाधन वगैरह, वो लेके वहाँ भेजते थे और वहाँ से जो और बाजार की तरह हमें यूज़ करते थे। वहाँ से जो भी सामान बनता था वो हमें यहाँ आके बेचते थे और वही हम अपना ही सामान इनडायरेक्टली हम खरीद रहे थे, वो भी महंगे दामों में। मतलब वो सस्ते दामों में हमसे कच्चा माल लेके जा रहे और मतलब कहने के लिए वो सस्ता होता था नवनिर्मित चीज़ें, लेकिन वो एक तरीके से हमें महंगी ही पड़ती थी क्योंकि हमारी साइड से सामान भी गया लेकिन हमें फ्री में ना मिलके उसके लिए भी अलग से पैसे देने पड़ रहे थे। उसके बाद आता है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद को अधिक फैलाव हुआ। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में यूरोपीय औद्योगिक द्वेष तथा एक साम्राज्यवादी महाशक्ति थी, जबकि दूसरा आर्थिक तौर पर पिछड़ा और साम्राज्यवादी वर्चस्व का शिकार था। उस टाइम पे पूरे विश्व को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक था पूंजीवाद जहाँ पे विकास हो रहा था उद्योगवाद के कारण, औद्योगिकरण के कारण, और दूसरी जगह एक पिछड़ा हुआ देश जैसे कि एशिया, अफ्रीका, जहाँ पे कोई भी विकास नहीं हो रहा था, बस उनका शोषण किया जा रहा था। अब इस चैप्टर में हम राष्ट्रवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले लेखक की विचारधारा आती है टॉम नैन की। इनका कहना यह था कि यह सही नहीं है कि किसी भी प्रकार का राष्ट्रवाद आंतरिक गतिविधियों का उत्पाद है। राष्ट्रवाद के विद्वानों में मुख्य मतभेद बाहरी कारकों की पहचान को लेकर है। इन सभी विचारों में 2 प्रकार के महत्वपूर्ण थे, एक गैर आधुनिकतावादी और आधुनिकतावादी। मतलब राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक गैर आधुनिकतावादी और एक आधुनिकतावादी। अब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है विकासवादी सिद्धांत। इसमें कुछ गैर आधुनिक विद्वानों ने
राष्ट्रवाद और विकासवादी के रूप में लिया है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद एक दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। इसका विकास कई सदियों से हुआ। इसके विभिन्न सांस्कृतिक या भाषिक समुदाय स्वयं को एक राष्ट्रीय समुदाय के रूप में विकसित करते हैं। मतलब कि काफ़ी टाइम से जो परिवर्तन हो रहा था, एकदम से विकास होने लगा, जिसकी वजह से इनके विचारधारों में परिवर्तित आ गया। दूसरा है प्राकृतिक सिद्धांत। इनका यह मानना था कि मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है कि राष्ट्रवाद को वे प्राकृतिक भावना के रूप में न देखते हैं, बल्कि लोगों के लिए राष्ट्रवादी होना चाहिए किसी सीमा तक स्वाभाविक है। राष्ट्रवाद को एक मानसिक दशा माना और प्राकृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान या विकास या उभार जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रवाद लोगों के मस्तिष्क में असीम एवं अस्थायी भावना के रूप में विद्यमान है, इसलिए राष्ट्रवाद की व्याख्या की जरूरत नहीं होती। मतलब उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक ऑलरेडी हमारे दिमाग में होता है, ये जब हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जाता है किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है हमारा निरंतरवादी सिद्धांत। राष्ट्रवाद के विचारक तथा उसे मानने वाले हमेशा अपने इतिहास में पूर्ण निर्मित रूप से राष्ट्रवाद में अपने ब्रांड को देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुस्लिम राष्ट्र का अस्तित्व मध्यकाल से ही रहा है। मतलब उनका ये कहना ये शुरू से जो चलता आ रहा है। जैसे भारत में पहले मुगलों का शासन था, मुगलों से पहले सल्तनत काल था, तो शुरू से ही मुस्लिम लोग जो थे भारत में विद्यमान थे, इसलिए ये इनके लिए अलग से राष्ट्र मतलब पाकिस्तान बनना चाहिए, अलग से एक राष्ट्र बनना ही चाहिए। इस तरीके से जो मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा थी वो निरंतरवादी सिद्धांत में फिट होती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे आधुनिकतावादी सिद्धांत में, जिसमें सबसे पहले लेखिका आती हैं, विचारधारा जिनकी है अली कैड्यूरी। 1961 में अली कैड्यूरी ने सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने इसे आधुनिक यूरोप के बौद्धिक इतिहास में प्रभावशाली ढंग से अनुभव किया। उनका यह मानना था कि राष्ट्रवाद का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय आविष्कृत किया गया है। इनके अनुसार राष्ट्रवाद की असंरचनात्मक व्याख्या थी, जिनके अनुसार राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी हैं और ना ही इसकी ठोस संरचनाएं हैं और ना ही विशेष शर्त है, परंतु ऐसा केवल यूरोपीय विचारकों के विचार तथा सिद्धांतों में ही था। मतलब कि ये ना जो अली कैड्यूरी थे वो यूरोपीय विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उनका मानना यह था कि जो आधुनिकतावादी सिद्धांत का उत्पन्न हुई है, राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई है, वो यूरोपीय देशों से उत्पन्न हुई है। इनका मेनली यही कहना था। अली कैड्यूरी के बाद आते हैं गैलेरर, गैलेरर ने आधुनिकतावादी सिद्धांत के बारे में कहा है कि गैलेरर के अनुसार राष्ट्रवाद का उदय कृषि से औद्योगिक विश्व में रूपांतरण में हुआ। मतलब जो कृषि से जो औद्योगिक विश्व में हम जो परिवर्तित हुए उसी के कारण हुआ। राष्ट्रवाद का शक्ति तथा संस्कृति की नई अंतर्क्रिया को सृजित करने वाले एक नए आर्थिक बलों को संचालन के उत्पादन के रूप में देखता है। यह सिद्धांत लगातार विकास पर आधारित था। इसमें पुरानी स्थिर अर्थव्यवस्था के समाप्त कर दिया। इसमें साक्षरता का रूप समतामूलक है और इस औद्योगिक अर्थव्यवस्था गतिशील थी, जो व्यावसायिक तथा स्थानीय दोनों प्रकार की थी। इस व्यवस्था ने लोगों की प्रतिष्ठा तथा हैसियत आधारित पदानुक्रम को समाप्त कर दिया। पुरातन तथा उच्च संस्कृति को रूपांतरण एक व्यापक तथा सहभागिता वाली उच्च संस्कृति में हो गया और यूरोपीय समाज में प्रारंभिक मतभेद समाप्त हो गए तथा नई संस्कृति पर आधारित नई रेखा बन गई। इस परिवर्तन में राज्य की स्थिति मजबूत हो गई और राज्य लोगों के समर्थन के कारण प्रभावशाली ढंग से कायम रख सकता था। गैलेरर का सिद्धांत को एक विश्वसनीय सिद्धांत माना गया, परंतु इस सिद्धांत की एक बड़ी समस्या यह थी कि इसका जुड़ाव भारत तथा उपनिवेश देशों के मामले में सही नहीं है। यह सिद्धांत पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित था। इसकी विचारधारा एशिया और अफ्रीका उपनिवेश क्षेत्रों पर ही लागू नहीं होती थी। मतलब कि वो सिर्फ यूरोपीय क्षेत्र तक ही फैला था। मतलब जो पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे एशिया, अफ्रीका, जिन पे उपनिवेश स्थापित किए गए थे, उस पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता था। उसके बाद हमारी विचारधारा आती है टॉम नैन की, जिनकी विचारधारा को आधुनिक विचारधारा का बिल्कुल सटीक और सही माना जाता है। टॉम नैन का मानना यह था कि आधुनिकतावादी होने के साथ साथ सार्वभौमिकतावादी भी था। राष्ट्रवाद मानव विकास के किसी विशेष चरण का एक अनिवार्य तथा एकीकृत परिणाम है। नैन राष्ट्रवाद को विश्व तथा पूंजीवाद में अंतर्निहित असमान अविकास के पूंजीवादी रूपांतरण के रूप में देखते हैं।
एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक समाज में असमानता बढ़ी। पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की एक प्रणाली का सृजन किया। उपनिवेशवाद का उद्देश्य लोगों की बड़ी संख्या में शासन से अलग करना, उन्हें एक नए तंत्र में शोषण का शिकार होना पड़ा। इस युग में दो चेहरे स्पष्ट हुए, एक और यूरोपीय विश्व में संपत्ति समृद्धि और गतिशीलता आई तथा दूसरी तरफ आर्थिक विषमता तथा उपनिवेश ने लोगों का राजनीतिक शोषण हुआ। राष्ट्रवाद लाने में मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों का भी योगदान हुआ। उन्होंने लोगों की भाषा पर ध्यान केंद्रित किया, इनसे विदेशी वर्चस्व के खिलाफ आम लोगों को एकजुट कर दिया तथा एक समान संघ के लिए लोगों को तैयार कर दिया। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघात तथा जन समूहों में संयुक्त संघर्षों की प्रक्रिया एक स्वाभाविक उपज था। टॉम ने इनका सिद्धांत यूरोप पर केंद्रित होता है और उनका सिद्धांत असामान्य रूप से उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद तथा विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एकदम सटीक है। मतलब जिसकी विचारधाराओं को हम बिल्कुल सटीक मानते हैं, टॉम नैन की विचारधारा सबसे सही है, इसलिए इस विचारधारा को भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा एक आखिरी टॉपिक बचता है भारतीय राष्ट्रवाद। 19वीं से 20वीं सदी में भारतीयों के राष्ट्रीय समुदाय का विकास हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद को सामान्य तथा विशेष कारकों में विभाजित किया गया और भारतीय राष्ट्रवाद को सही से समझने के लिए दो बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है सामान्य स्थिति पर नजर बनाए रखना तथा वैश्विक शक्तियों को समझने की जरूरत है, जो राष्ट्रवाद के उदय का परिणाम के रूप में सामने आती है। सामान्य तथा सामाजिक विशेष कारकों का ध्यान रखना राष्ट्रवाद के लिए एक आवश्यक कारक है। फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल सतगुरु ज्ञान पे आप जुड़ सकते हो। आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर और आंसर राइटिंग करनी है क्वेश्चन पेपर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।